अमेरिका के संविधान के अंतर्गत हमने अमेरिका के संविधान का निर्माण, उसकी प्रक्रिया, अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, अमेरिका की संघीय कार्यपालिका, उसमें राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, राष्ट्रपति के अधिकार, शक्तियां, कार्य, चुनाव प्रणाली की आलोचनाएं, उसके पक्ष विपक्ष में तर्क, इसके अलावा सीनेट का गठन, सीनेट की शक्तियां, कैसे दुनिया का वो सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है, उसके बाद में संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसके संगठन, उसके क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्य प्रणाली है, उसके अधिकार हैं, उसकी शक्तियां हैं, न्यायिक पुनरावलोकन है, उसके पक्ष विपक्ष में तर्क, इन सब चीज़ों पर हमारी चर्चाएं रही अमेरिका के संविधान के अंतर्गत। और जो आज का हमारा विषय है, अमेरिका के संविधान के अंतर्गत ही अमेरिका में दलीय व्यवस्था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दल व्यवस्था। इसकी शुरुआत दो कथनों से करें। सिडनी डी बैली क्या कहते हैं? अमेरिकन राजनीतिक दल विभिन्न स्वार्थ व रुचि वाले समूह का संयोग है। वहीं एमर्सन कहते हैं, साधारण रूप से हमारे यानी अमेरिका के राजनीतिक दल परिस्थितियों से प्रभावित दल हैं, सिद्धांतों से प्रतिबद्ध दल नहीं है। यानी इन दोनों परिभाषाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो एक थोड़ी सी नकारात्मक जैसी छवि, नकारात्मक जैसी टिप्पणी इन विचारों में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम अमेरिका के राजनीतिक दलों के विकास की बात करेंगे। वर्तमान में अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, अखबारों में हमने देखा ही है। वर्तमान में अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, एक रिपब्लिकन दल और दूसरा डेमोक्रेटिक दल। किंतु संविधान के निर्माता राजनीतिक दलों के निर्माण के विरुद्ध थे। अमेरिका के राष्ट्रपिता व प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों की निंदा की थी और इस बात पर जोर दिया था कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का निर्माण नहीं किया जाए। यानी वाशिंगटन ने राजनीतिक दलों की निंदा की थी और कहा कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का निर्माण नहीं किया जाए। किंतु तत्कालीन परिस्थितियों के कारण राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ। वस्तुतः राजनीतिक दलों के निर्माण की पृष्ठभूमि संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान ही तैयार हो गई थी और जैसे ही संविधान के क्रियान्वयन के साथ मतभेद उग्र हुए, वैसे ही राजनीतिक दलों का उदय भी हुआ। दलों की उत्पत्ति का कारण बना ये विवाद कि राष्ट्र की प्रगति एवं शक्ति के लिए राष्ट्र यानी केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए या राज्य सरकारों को, यानी दो बात सामने उभर कर आई। यह एक विवाद था कि राष्ट्र की प्रगति और शक्ति के लिए केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए या जो उसकी इकाइयां हैं यानी राज्य सरकारों को। हैमिल्टन केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में था और उसने अपने पक्ष को संघवादी कहा। जेफरसन राज्य सरकारों को अधिक शक्तिशाली बनाने के पक्ष में था, राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां सौंपने के पक्ष में था। उसने अपने पक्ष को संघ विरोधी कहा। शीघ्र ही हैमिल्टन के विचारों के आधार पर फेडरलिस्ट पार्टी तथा जेफरसन के विचारों के आधार पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी की रचना हुई। यानी एक फेडरलिस्ट पार्टी जो हैमिल्टन के विचारों के आधार पर थी, जो एक तरह से संघवादी कहते हैं अपने आप को, और केंद्र को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में थे, और दूसरी जेफरसन के विचारों के आधार पर वो थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी जो राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां सौंपने के पक्ष में थी। सन 1796 में शासन पर फेडरलिस्ट पार्टी का अधिकार हुआ, किंतु सन 1800 में या 1800 से लेकर 1828 ईस्वी तक शासन पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी का अधिकार रहा। शासन से बाहर रहकर फेडरलिस्ट पार्टी ने अपना पुनर्गठन किया और डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में नए दल की स्थापना की। यानी जो फेडरलिस्ट पार्टी थी उसने अपना नाम बदलकर और अपना जो नई स्थापना है, नए दल की स्थापना है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में की। इस पार्टी ने सन 1828 ईस्वी से सन 1840 तक शासन किया। इस काल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी ने स्वयं को भंग करके व्हिग पार्टी या नेशनल रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी कहलाई।
19वीं शताब्दी में डेमोक्रेटिक पार्टी अनुदारवादी थी और रिपब्लिकन पार्टी उदारवादी थी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने दासता का समर्थन किया और रिपब्लिकन पार्टी ने दासता का विरोध। रिपब्लिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दासता को समाप्त करने के लिए गृह युद्ध का सामना किया, किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आया। अब डेमोक्रेटिक पार्टी उदारवादी तथा रिपब्लिकन पार्टी अनुदारवादी हो गई, यानी कि उसके ठीक उल्टा हो गया। पोटर का मत है सन 1933 ईस्वी के पहले या बाद के वर्षों में डेमोक्रेटिक पार्टी की गृह नीति उदारवादी तथा रिपब्लिकन पार्टी की नीति अनुदारवादी कही गई। ये उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दोनों दलों की नीतियों में कोई आधारभूत अंतर नहीं रहा। इस संबंध में कंफर्ट व अन्यों का एक कथन उचित प्रतीत होता है कि आज दोनों प्रमुख दलों में बहुत समानता है और कुछ समय पहले तो दोनों में इतनी अधिक मात्रा में समानता थी कि तीसरे दल के नेताओं ने उनमें नाम मात्र का ही अंतर माना। विदेश नीति के क्षेत्र में एक समान नीति का विकास हुआ। दोनों हवाई व अलास्का को राज्य बनाने के समर्थन करते हैं। दोनों निम्न आय वर्ग के लिए कम लागत में गृह निर्माण का समर्थन करते हैं। दोनों शिक्षा के क्षेत्र में संघीय सहायता का समर्थन करते हैं। दोनों शक्तिशाली सैनिक शक्ति की स्थापना का समर्थन करते हैं। तो ये एक मोटी मोटी बात हो गई, रूपरेखा हो गई कि अमेरिका में जो दलीय व्यवस्था है उसका किस तरह से विकास हुआ और किस तरह से विभिन्न चरणों से होते हुए रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक नामक दो दल अस्तित्व में आए। तो आज वैसे देखा जाए तो अमेरिका में दो ही पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी। और डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी किस तरह से उभर कर आई, किस तरह से उनके नामों में परिवर्तन हुआ, किस तरह से उनके सिद्धांतों और लक्ष्यों जो उनके विचार हैं उनमें चेंज आया। तो ये हमारा एक विषय हो गया दल व्यवस्था में अमेरिका की। और अमेरिका की दल व्यवस्था का जो हमारा दूसरा भाग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उसमें हम अमेरिकी दल प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो हमारे आगामी भाग में होगी।